हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। जब से एनएमसी ने ये रूल निकाला, एक गैजेट निकाला 2021 में नवंबर में कि एमबीबीएस अब्रॉड इनवैलिड हो जाएगा, तब से मेरे पास भर भर के इस टाइप के कमेंट्स और मैसेजेस आते गए। इन सारे कमेंट्स एंड मैसेजेस में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज बच्चों के मन में अनसर्टेनिटी है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस इन फिलीपींस इनवैलिड हो गया है और आप एमबीबीएस कर रहे हो फिलीपींस में। तो सही बात है, जब इस गैजेट का आना हुआ था तब मैं बीएस में था एंड उसके बाद मेरी एमडी चालू हुई एंड एमडी फर्स्ट ईयर के दौरान इतनी अनसर्टेनिटीज आ गई। इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस ने अपने नोटिस निकाल लिया कि एमबीबीएस इन फिलीपींस इनवैलिड है, तो मैं क्या करूँगा। तो आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए आंसर करने वाला हूँ। मैं पहले से आपको इसके बारे में बताना चाह रहा था एंड काफ़ी टाइम मैंने बोला भी था कि एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। जिन बच्चों ने मेरे से पर्सनली बात करी थी उन सबको मैंने यही एक चीज़ बोली थी कि अगर आप इंडिया में आके नीट दे सकते हो तो आपको इंडिया में नीट दे देनी चाहिए, चाहे वो 2023 की हो या 2024 की हो। अगर आप 2023 की नीट दे देते तो आज से 5.5 साल के बाद आपको डिग्री भी मिल जाती, लाइसेंस भी मिल जाता और आप वैलिड भी हो जाते। जबकि एमबीबीएस इन फिलीपींस में क्या दिक्कत थी, आज से 7 से 8 साल लग जाते एमडी के ही। 5.5 साल की एमडी, फिर 1.5 ईयर्स तक लाइसेंस में लग जाता। जो डिग्री मार्च में चालू होती है वो सितंबर में ख़त्म होती है। सितंबर में ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मार्च में लाइसेंसिंग एग्जाम होता है और उसके दिसंबर में फिर आप नेक्स्ट दोगे। तो ये हो गए 1.5। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में, तो टोटल ड्यूरेशन 7 ईयर्स तक हो जाती, 8 ईयर्स तक हो जाती। तो ये 7 to 8 ईयर्स की ड्यूरेशन से बचना था मुझे। तो अब आपको स्क्रीन में दिख जाएगा कि वाई एक्चुअली आई लेफ्ट फिलीपींस। देखो, आई लेफ्ट फिलीपींस, आपको वन वर्ड आंसर चाहिए था, हियर इट इज। मैंने क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारी वजहें थी, कुछ ऐसी वजहें जो इस समय पे मैं आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर में कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा वहाँ क्या क्या हुआ, वो क्या वजह थी जो हमें झेलनी पड़ी, जिनकी वजहों से फिलीपींस हमें छोड़ना पड़ा था। इस वीडियो में प्योरली हम उन वजहों को लेके चलेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोली है। तो इन वजहों को लेने के बाद ये भी नहीं कह सकते कि ये मेरी पर्सनल रीजंस की वजह से था या मैंने जो फेस किया वो बाकी बच्चों ने ना किया उनकी वजह से था। तो फिलीपींस के साथ क्या बुराइयां थी, तो पहली चीज़, एमबीबीएस इन फिलीपींस वाज़न्ट गेटिंग वैलिड। सेकेंड चीज़, वैलिडिटी बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ा दी ताकि वहाँ टोटल एमबीबीएस 8 to 9 ईयर्स का हो गया था। थर्ड चीज़, क्योंकि वहाँ लाइसेंस नहीं मिल रहा था, ना ही रजिस्ट्रेशन मिल रहा था, तो इंडिया आने का ऑप्शन बंद हो गया था। वहीं आपको इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस ने एक नोटिस जारी करके दिया जिसमें उन्होंने साफ बोला कि एमबीबीएस इन फिलीपींस विल नॉट बी वैलिड, और एक एडवाइजरी भी चालू हुई थी। उसके बाद काफ़ी सारी न्यूज़ आई जो एक के बाद एक फेक प्रूफ होती चली गई। बहुत क्लियरली उन न्यूज़ को बहुत क्लेवरली प्रेजेंट किया गया था कि मीटिंग हुई है, अब सब सेफ है, अब सब सेफ है। जबकि आप उन मीटिंग्स को और उन सारी न्यूज़ को पूरा पढ़ते तो एंड में पता चलता दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग टू डू समथिंग। उसके अलावा बहुत सारा पैसा बच्चों का वेस्ट हो गया था, खासकर बीएस में। फिलीपींस में बीएस 7.5 लाख के आसपास का होता है, ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास का। इसमें मैंने एजेंट की फीस, आने जाने का खर्चा नहीं कैलकुलेट किया, ना ही मैंने वहाँ लिविंग एक्सपेंस कैलकुलेट किया। एंड ये इसकी कोई मान्यता भी नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एमडी बराबर एमबीबीएस होता है। एक और अच्छा रीज़न ये था कि फिलीपींस करने के बाद अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता फिलीपींस का, जो कि एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो बाहर जाने के लिए बच्चे देते हैं, जैसे यूएसएमएलई, प्लैब, एमआरसीएस, न्यूजीलैंड, जर्मनी, वहाँ पे लेटर स्टेजेस में वो एक लाइसेंस मांगते हैं फ्रॉम योर होम कंट्री और फ्रॉम योर होस्टिंग कंट्री। होस्टिंग कंट्री वो होती है जहाँ से आप एमबीबीएस करते हो। अब इसके लिए एक लूप होल जरूर है जो मैंने बच्चों को बताया कि अगर आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो फिलीपींस तो इस लूप होल को जरूर यूज़ करना, विच इज़ डायरेक्ट सेकेंड थर्ड स्टेप देने से अच्छा। जैसे एमआरसीएस होता है पीजी का एग्जाम यूके में, लेकिन बच्चों को उसके बारे में नहीं पता, बच्चों को प्लैब के बारे में पता है। तो प्लैब क्लियर करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आप एमआरसीएस दे सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस रह गए थे आपके पास, लेकिन इनके साथ कुछ डाउनफॉल्स थी जो यहाँ आपको दोबारा दिखाता हूँ मैं। पहली डाउनफॉल क्या थी, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत कम है फिलीपींस में। क्लर्कशिप एंड इंटर्नशिप आर नॉट द सेम थिंग्स। क्लर्कशिप आपके एकेडमिक ईयर्स के अंदर काउंट होता है, इंटर्नशिप नहीं होता है।
सेकेंड चीज़, अगर ये लूप होल फ्यूचर में बंद हो जाता, वो कहते हैं आपको लाइसेंस चाहिए अपनी होस्टिंग कंट्री का, अपनी होम कंट्री का, तो आप क्या करते? और तीसरी चीज़, इन एग्जाम्स का पासिंग रेशियो भले ही 60-70% रहता हो, लेकिन ऐसे तो नीट में भी 100 नंबर में आपको कह देंगे कि आपने नीट क्लियर किया है। क्या 100 नंबर में आपको कॉलेज मिलेगा? नहीं। तो खाली क्लियर करने से कुछ नहीं होता है, आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होता है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखनी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, रेज्यूमे बनाना होता है, रिसर्च वर्क करना होता है। अप टू 18 मंथ्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो अप टू 18 मंथ्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसे होगा जब 11 महीने की क्लर्कशिप हो रही थी फिलीपींस में? ये एक और अच्छा पॉइंट था। उसके अलावा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था आज से 8-9 साल वहाँ पे पढ़ना, जिसके बाद मेरी डिग्री वैलिड नहीं होती। ये इनमें से कोई भी वजह मेरी पर्सनल रीज़न नहीं है, क्योंकि जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इंडिया में प्राइवेट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मेरे लिए पर्सनल रही हो। मेरी पर्सनल वजह अलग थी जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी कंडीशंस क्या थी वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा फ्यूचर में। अभी आपको ये जानना है कि ये सारी वजहें मेरे साथ वहाँ हज़ारों बच्चे झेल रहे थे, इसलिए बार बार मुझे पूछ रहे थे कि भैया आप क्या करने वाले हो। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं इंडिया आ गया था अराउंड जनवरी एंड के आसपास, ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि इंडिया आने से पहले एक्चुअली बोला था कि इंडिया आके एक बार नीट दे दे। उस समय मेरे मन में इतना फोबिया था कि मैंने कहा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मनते मनाते सब कुछ टाइम वेस्ट करते करते फेब्रवरी, मिड टू फेब्रवरी एंड, जब नीट से पहले 2 महीने बचे थे, तब मैंने डिटरमाइन किया कि ठीक है अब मुझे नीट के लिए पढ़ना है। ये मेरी मिस्टेक थी, बट मेरे को ये पता था कि अगर मेरा नीट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आई हैव एवरीथिंग टू गेन एंड आई हैव नथिंग टू लूज। मेरे जो 10 लाख रुपए अभी तक वेस्ट हो गए हैं बीएस में, 7.5 तो फीस थी, उसके अलावा बाकी सारा एजेंट की फीस और सब कुछ मिला के जो 10-12 लाख रुपए खर्च हो गए वो तो चले गए, दैट इज डाउन द ड्रेन। वो कुछ भी इफेक्ट नहीं लाने वाले एमडी में और पैसे आएंगे। इंटर्नशिप वगैरह मांग रहे, वो और पैसे मांग रहे थे, इंटर्नशिप की दिक्कत तो थी। तो इस समय क्या हुआ, वो लोग पैसे मांग रहे थे, हमारा एमडी फर्स्ट ईयर चालू हो गया था, तो वहाँ क्लासेस एमडी फर्स्ट ईयर की चल रही थी, उनको देखना था, एग्जाम्स को देखना था। इसके साथ साथ 2 महीने मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया। मैंने 2 महीने में पढ़ के नीट को क्लियर किया। ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट माई यूट्यूब जर्नी बहुत सारे लोगों ने मुझे एक्यूज़ किया था कि भैया आप इतना क्यों प्रवचन देते हो यूट्यूब में आके, एंड हर्ट होती है वो बातें, क्योंकि माई ओनली मोटिव ऑन यूट्यूब वॉज टू गाइड पीपल। मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता था आपके साथ हो, और वो सारी बातें तो मैं अभी आपको बता भी नहीं रहा हूँ जो मैंने फेस किया और जो हमने फेस की। एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी वहाँ बहुत अलग है। मैंने आपको यहाँ स्टेटिस्टिकली पॉइंट वाइज वो बातें बोली जो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें बच्चे नहीं बोल रहे। तो ये वजह थी वाई आई चोज टू गिव नीट दिस ईयर 2023 में। नीट देने से क्या होता, 2023 से ही मेरा एमडी स्टार्ट हुआ फिलीपींस में, 2023 से ही मेरा इंडिया में एमबीबीएस चालू हो जाएगा। तो दोनों में से इंडिया के एमबीबीएस में मुझे खाली 5.5 ईयर्स लगेंगे, जबकि फिलीपींस में एमडी करने में 7 to 8 ईयर्स लगेंगे। ड्यूरेशन बच गई। सेकेंड चीज़, पैसा बच जाएगा। लिविंग एक्सपेंस फिलीपींस में कितने हाई है, इंडिया में नहीं है, और मुझे एक अच्छी सीट मिल जाएगी तो मेरा नो डाउट वहाँ पे एक्सपेंस भी बहुत कम हो जाएगा। आपको पता है इंडिया में अच्छी सीट मिलने के बाद एमबीबीएस का एक्सपेंस इतना नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये, लाइसेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर इंडिया से अच्छा कहीं नहीं है, वहाँ पे लाइसेंसिंग की भी प्रॉब्लम है, एक्सपोजर भी अच्छा नहीं है। रेज्यूमे बनाना इंडिया में बेटर रहता है बाहर के बजाय, क्योंकि यहाँ आप हॉस्पिटल्स में जाके सेकेंड ईयर से काम कर सकते हो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में प्रॉपर सीट्स होती है और उतने ही बच्चे बिठाए जाते हैं, जबकि वहाँ पे सीट्स बहुत कम थी और बच्चे बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह से प्रॉपर क्लासेस नहीं ली जा रही थी। आप अपने अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों से पूछिएगा इस बारे में, बच्चे देख रहे हैं तो आपको पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बाकी वजहें भी थी जो मैं नहीं बताना चाहूँगा इस समय पे, लेकिन बॉटम लाइन वॉज इंडिया का एमबीबीएस हर केस में, हर सिनेरियो में एंड हर सिचुएशन में बाहर से अच्छा था। इस वजह से, सिर्फ इस एक वजह से मैंने नीट दिया। अगर मैं थोड़ा सा और बोलूँ तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं उन बच्चों में से नहीं था कि जिसके पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स हो, ना ही मैं उन बच्चों में से था जो बहुत पढ़ाकू थे। मैं पढ़ने लिखने वाला था,
ठीक है, मैं अबव एवरेज बच्चा था, लेकिन मैं वो नर्ड नहीं था कि जो दिन भर पढ़ता रहे। तो मेरे लिए बहुत टफ था 2 महीने में वो माइंडसेट बनाना, क्योंकि मुझे फोबिया हो गया था नीट का। मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ। 2020 में मैंने 12th पास की, 2020 में मैंने नीट दिया, 2021 में मैंने नीट दिया। दोनों में स्कोर मेरा एक में 450 रहा, एक में 500 के अराउंड रहा। उसके बाद 2022 में मैंने नीट नहीं दिया जब मैं फिलीपींस चला गया था। उसके बाद इस ईयर मैंने 2 महीने में पढ़ के नीट निकाला। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया 2 महीने में पढ़ के नीट निकालना कैसे पॉसिबल है? हो सकता है आपने तैयारी पहले से करी। दैट इज़ नॉट ट्रू। मैंने कुछ तैयारी पहले से नहीं करी थी, एंड आई कैन स्वेयर दिस ऑन गॉड। मेरे लिए बहुत टफ था वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस और वो टाइम जो था मेरे लिए 2 महीने का, वो आज तक की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ों में से एक है जो मैंने करी थी। मेंटल स्ट्रेन, मेंटल कैपेसिटी हिल गई थी मेरी। फिजिकल चेंजेस मेरी बॉडी में आ गए थे, क्योंकि वो फिटनेस और वो मोबिलिटी और वो मोमेंटम वाली चीज़ें होती है, सब छोड़नी पड़ी थी। एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ा था उस बच्चे को जो एक दिन में 2-4 घंटे से ज़्यादा बैठ के पढ़ ही नहीं सकता। तो बहुत टफ था मेरे लिए। ऊपर से आप लोगों को पता है, जो लोग ड्रॉपर रह चुके होंगे, नीट का फोबिया हो जाता है। एक बार नीट क्लियर ना हो ना तो मन में वो रहता है। तो नीट का बहुत खतरनाक फोबिया था। आई हैड फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि मैं इंडिया में अगर 2 महीने भी स्पेंड करता हूँ तो फिलीपींस में क्लासेस छूट रही थी, तो वो ऑनलाइन लेना, वहाँ के एग्ज़ाम्स को देखना, वहाँ के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिनके बारे में डिटेल में आपको ज़रूर बताऊँगा। बट जिन लोगों को जानना था मैंने क्या किया, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई गेव नीट इन 2023 आफ्टर स्टडिंग फॉर ओनली 2 months। आई क्लियर्ड नीट एंड अब मैं इंडिया में MBBS करने वाला हूँ। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। एज फॉर उन बच्चों के लिए जो अब फिलीपीन छोड़ के इंडिया आ रहे हैं या फिर इंडिया में ड्रॉपर्स हैं, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जो नीट रिलेटेड माइंडसेट रखते हैं, आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने कैसे किया, मुझे पता था इस पे काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, है ना, क्योंकि मैं असाध्य को साधने चला था। मैं वो चीज़ करने चला था जो बच्चे इम्पॉसिबल समझते हैं कि कोई कर सकता है। 2 महीने में स्क्रैच से पढ़ना और नीट क्लियर करना, 2 हफ्ते में पूरी NCERTs कवर कर देना, 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, ये सारी चीज़ें करी मैंने। तो मैंने कैसे करी वो सब मैंने डॉक्यूमेंट किया। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने डॉक्यूमेंट किया, वो वीडियोस, वो सब आपको दिखाऊंगा। मैंने क्या प्रोसीजर यूज़ किया मैं आपको दिखाऊंगा। आगे फ्यूचर में वीडियोस आती रहेंगी उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ स्टार्टिंग में रहे हैं और स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट करते रहे हैं थ्रू आउट माई यूट्यूब। थैंक यू सो मच, क्योंकि यूट्यूब में भी आप देखोगे मैं एक्टिव रहा हूँ। ऐसा नहीं रहा है कि मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी हो, यूट्यूब में भी रहा हूँ। सीनियर्स को भी एनएट वगैरह पढ़ाता रहा मैं फिलीपींस पे, जैसे पढ़ाता आ रहा था। ऑनलाइन बिजनेस जो मेरे चल रहे थे, स्टार्टअप्स जो मेरे चल रहे थे, वो मैं कर रहा था। इंट्राडे ट्रेडिंग में कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं था मैं सिर्फ कट ऑफ होके पढ़ने लगा। तो मैंने कैसे किया, क्या किया, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं वो इसी चीज़ पे होंगी कि व्हाई आई केम टू इंडिया, हाउ आई लेफ्ट फिलीपींस एंड ऑल दोज थिंग्स। आपके जो डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बॉटम लाइन इज, येस आई गेव नीट इन 2023, आई क्लियर्ड इट इन 2 months एंड नाउ आई विल बी डूइंग माई MBBS फ्रॉम इंडिया। आप सभी का बहुत थैंक यू, जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्टिंग में रहे और जिनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही हैं। आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभार पता है इतना डाउन हो जाता था मैं प्रिपरेशन के समय, और मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता था बच्चों के। नो डाउट ख़राब कमेंट्स तो आते रहते हैं, बट कुछ वो अच्छे कमेंट्स होते थे ना कि भैया कि वी आर इन दिस टुगेदर एंड हम आपको सपोर्ट करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड यू। और वो सारी चीज़ें मोटिवेट करती थी मुझे कि एक यूट्यूब एक फैमिली है, ठीक है। तो मैं डे 1 से आपको बोलता आया था कि इंडिया में नीट देने से अच्छा कुछ नहीं है, वहाँ से छोड़ दो। जो बच्चे BS में थे उनको भी मैंने बोला कि BS छोड़ो, इंडिया में नीट दो, इंडिया में कॉलेज लो। तो एज अ फैमिली मैं अब आपको और गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ कर चुका हूँ जो इम्पॉसिबल समझते थे लोग। तो अब आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपको इम्पॉसिबल लगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।